नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 2 का चैप्टर 12 लखनवी अंदाज। और लखनवी अंदाज जो ये चैप्टर है, ये लिखा गया है यशपाल जी द्वारा। और इस पाठ को यशपाल जी ने व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है। व्यंग्यात्मक रूप किसके ऊपर लिखा है कि जहां पर एक सामंतवादी सोच जो है, सामंतवादी सोच यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का जो राज होता है, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों पर राज करते हैं, जिनका दूसरों पर राज चलता है, तो उनकी सत्ता तो चली जाती है लेकिन उनकी जो शान रहती है, उनकी जो आन रहती है, वो नहीं जाती। तो उसी शान को बनाए रखने के लिए किस तरह के वो आगे अपने जीवन में काम करते हैं, उसी पर एक व्यंग यहाँ पर यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। तो ये लखनवी अंदाज जो है एक कहानी के रूप में लिखा है, लेकिन आप देखेंगे कि हर बार क्या होता है कि आपको कहानी लिखने के लिए कोई टॉपिक चाहिए होता है कि आप एक टॉपिक आप लेंगे, उस पर कहानी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसको आप पूरा पढ़ लेंगे लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें मेन टॉपिक क्या था। तो ये एक ऐसे ही यात्रा के दौरान जब लेखक जो है यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने किसी महाशय को देखा और उस तरह जो उस समय वहां पर जो कुछ भी हुआ, उन्होंने उन सभी चीजों को बहुत ही सुंदर, बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा, कहानी के रूप में लिखा। तो उसी को यहाँ पर लखनवी अंदाज के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तिका में प्रस्तुत किया गया है। तो हम शुरू करेंगे आपका ये चैप्टर, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, क्योंकि चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। हर बार की तरह पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ के लेखक जो है, राइटर जो है, उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो यशपाल जी द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है लखनवी अंदाज। तो यशपाल जी के जीवन परिचय को जानेंगे। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह, सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। तो यहाँ पर यशपाल जी जो हैं, वो हमारे स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी भी हैं, जिन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारी क्रांतियां की, बहुत बार जेल भी वो गए। और यहाँ पर कुछ यशपाल जी की रचनाओं के बारे में बताया गया है। तो यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दूलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। तो ये कुछ यहाँ पर उनकी प्रमुख कहानियां दी गई हैं। और उनका झूठा सच जो है वो उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी की मार्मिक दस्तावेज है। झूठा सच, ये यशपाल जी का एक उपन्यास है जो भारत के विभाजन के समय जो त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी का एक मार्मिक दस्तावेज है। यानी कि आप उसे पढ़ेंगे तो वो एक दस्तावेज, वैसे वो एक उपन्यास है लेकिन आप उसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये उस समय की कुछ जो त्रासदी जो हुई थी उसके मार्मिक वर्णन इसमें किए गए हैं। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके प्रमुख अन्य उपन्यास हैं। और यहाँ पर उनके कुछ अन्य उपन्यास भी दिए गए हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी
रचनागत विशेषता है। भाषा में जो स्वाभाविकता है यानी कि जो नॉर्मलिटी है, जो स्वाभाविक है वो, और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं, यानी कि उनकी रचनाओं में स्वाभाविकता और सजीवता दिखाई देती है। तो यहाँ पर लखनवी अंदाज जो है, उन्होंने बिना कथ्य के कहानी लिखकर, लेखक ने बिना किसी कथ्य के, बिना किसी टॉपिक के कहानी लिखकर यहाँ पर बताने की कोशिश की है इस लखनवी अंदाज को लिखकर कि जरूरी नहीं आपको कहानी लिखने के लिए कोई फिक्स टॉपिक चाहिए होता है। आपको अगर लेखन का आपके अंदर अच्छा लेखन, अगर अच्छी कला है तो आप चीजों को नोटिस करके उस पर भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और जैसे कि पहले भी बताया परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से कई बार प्रश्न आते हैं। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लिया। तो ये जो कहानी लिखी गई है, ये लेखक ने तब नोटिस करके लिखी जब वो एक बार बहुत कम दूरी वाली यात्रा पर जा रहे थे और उसके लिए वो ट्रेन पर चढ़े। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ज्यादा दूर तो उन्हें जाना नहीं है, तो इसीलिए वो सेकंड क्लास का टिकट, क्योंकि ज्यादा महंगा है तो नहीं लेना चाहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास का या फर्स्ट एसी का या हम इसीलिए लेते हैं जब हमें दूर की यात्रा करनी होती है कि हम आराम से उसमें लेटकर बैठकर जा सकते हैं बिना किसी के डिस्टरबेंस के, बिना किसी परेशानी के। तो पहले तो उन्होंने ये सोचा कि कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ज्यादा दूर तक उन्होंने नहीं जाना है, लेकिन फिर उनके दिमाग में चीज आई कि भीड़ से बचकर एकांत में कोई नई कहानी के संबंध में सोच सकने कि, ताकि मैं भीड़ से बचकर, क्योंकि जो जनरल जो क्लास होती है, जो सामान्य जो बोगी होती है उसमें काफी भीड़ होती है, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में भी सोच पाऊंगा और खिड़की से प्रकृति के कई सारे जो दृश्य हैं उन्हें भी देख पाऊंगा। तो ये सोचते हुए उन्होंने टिकट जो है सेकंड क्लास में ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब गाड़ी छूट रही थी, टिकट तो ले चुके थे, सेकंड क्लास के एक छोटे से डब्बे को खाली समझकर जरा सा दौड़े और उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल, अनुमान यानी कि जैसा उन्होंने सोचा था, अनुमान लगाया था, उसके प्रतिकूल यानी कि उसके विपरीत डब्बा निर्जन, निर्जन यानी कि ऐसा नहीं था कि वहां पर कोई नहीं था, वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद था, डब्बा खाली नहीं था, निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे हुए थे। तो एक जो बर्थ थी वहां पर, उसमें लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन, यानी कि नवाबी नस्ल यानी कि जो पहले लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो इन्हीं, क्योंकि अब तो ये सारी चीजें पुरानी हो चुकी हैं, अब समय बदल गया है, चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन जैसे कि जो लोग जिस परिवार से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, तो कई बार उनमें वो सारी चीजें आने वाली जनरेशन तक रहती हैं। तो क्योंकि वो नवाबी नस्ल के हैं और सफेद पोश यानी कि सफेद कलर का उन्होंने कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, और बहुत ही सुविधा के साथ, क्योंकि उनकी जो एक शान है, नवाबी शान है, तो अपनी उसी सुविधा के साथ वो पालथी मारकर बैठे हुए हैं। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हैं और उनके ठीक सामने दो ताजे फ्रेश जो खीरे हैं वो उन्होंने तौलिए पर रखे हैं। डब्बे में हमारे
सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न और असंतोष दिखाई दिया, क्योंकि लेखक ने भी जानबूझकर वहां पर प्रवेश किया था ताकि उन्हें दिखाई दे कि उन्हें लगा कि वो बोगी खाली है और वो एकांत में चिंतन कर सकते हैं। लेकिन वहां पर पहले से ही नवाब साहब मौजूद हैं और उनके आंखों में जो एकांत चिंतन जो कर रहे थे वो, क्योंकि वो अकेले में बैठे हुए हैं, एकांत में चिंतन कर रहे हैं, तो ऐसे में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अगर आप आराम से बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो आपके सामने अगर कोई आ जाता है अचानक से, तो आपको भी एक क्षण के लिए असंतोष फील होता है कि ये कैसे अचानक से आ गया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते दिखे जाने के संकोच में हो। तो हो सकता है, लेखक कह रहे हैं कि हो सकता है शायद ये भी किसी कहानी के लिए सूझ की चिंता, यानी किसी कहानी के लिए टॉपिक सोच रहे हो, किसी कहानी के लिए विषय सोच रहे हो, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, क्योंकि नवाबों के लिए खीरा खाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नवाबों के बड़े बड़े शौक होते हैं, तो खीरा उनके लिए एक सामान्य सी वस्तु है। तो या तो फिर वो अकेले इसलिए बैठे होंगे ताकि वो कहानी के लिए कोई टॉपिक सोच सकें, कोई चीज सूझ सके, और या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, अपदार्थ यानी कि जो कोई ऐसा बहुत ही अच्छा लजीज पदार्थ नहीं है, वो एक तरह से फ्रूट भी है, एक तरह से सब्जी भी है, तो कोई ऐसा बहुत अच्छा पदार्थ नहीं है। तो अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, कि अगर उन्हें कोई ऐसे खीरा खाते हुए ना देख ले, इसके सोच में वो बैठे हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब यात्रा करते हैं तो जब हमें चाहे हम ट्रेन में यात्रा करें, हम बस में यात्रा करें, तो जिसके पास हम बैठते हैं तो कई बार बातचीत थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं उनसे, लेकिन यहाँ पर नवाब साहब को देखकर लगा कि वो संगति के लिए उत्साहित नहीं है, यानी कि बातचीत के लिए या आपस में कोई भी बात करने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं है। और हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। और लेखक कहते हैं कि हमने भी ठीक उनके सामने बैठकर अपने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, क्योंकि लेखक कहते हैं हम भी क्यों छोटे बने, हम क्यों उनको अपना आत्मसम्मान हम क्यों कम करें। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है लेखक, क्योंकि वो लेखक है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, तो लेखक कहते हैं कि खाली बैठकर कल्पना करते रहने की ये हमारी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब लेखक कहते हैं क्योंकि मैं भी खाली बैठा था, तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच, कि आखिर नवाब साहब को क्या असुविधा है, वो क्यों संकोच कर रहे हैं, इसका कारण अब लेखक ढूंढने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने का अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोस उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता दिखे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, क्योंकि लेखक कह रहे हैं कि मैं भी अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खाली नहीं बैठना चाहता हूँ, तो लेखक कहते हैं लेखक भी अंदाजा लगा रहे हैं। तो लेखक कहते हैं उन्होंने पहला अंदाजा लगाया कि या तो नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायती यानी कि महंगा टिकट, सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, और अब उन्हें ये गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोस उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे, यानी कि कोई दूसरा सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे, क्योंकि उन्हें फर्स्ट क्लास में बैठना था, तो लेकिन वो सेकंड क्लास में बैठे हैं, तो ऐसे उन्हें कोई देख ना ले। अकेले सफर का
वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और शायद उन्होंने, क्योंकि वो अकेले यात्रा कर रहे थे और अकेले सफर का जो ये वक्त है इसको काटने के लिए ही शायद उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। और अब किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरा कैसे खाएं? अब उनको ये प्रतीत हो गया होगा कि अब किसी सफेद पोस्ट के सामने लेखक, क्योंकि लेखक हैं और उनकी भी जो वेशभूषा है वो भी सफेद है, तो उनको लगा कि अब मैं किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरा कैसे खाऊं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक कहते हैं हम कनखियों से, कनखियों यानी कि जो कई बार क्या होता है कि हम आंख की पुतलियां हमारी सामने रहती हैं, हम सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं लेकिन हम साइड की चीजों पर भी ध्यान रखते हैं। साइड की चीजें भी हम कई बार अपनी कनखियां, अपनी आंखों की पुतलियां घुमा घुमा कर देखते हैं। तो लेखक भी वही कहते हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे हैं, हम अपनी आंखों के पुतलियों से, कोनों से नवाब साहब को देख रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब भी कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर गौर करते रहे कि आगे क्या होने वाला है। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? तो यहाँ पर नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया। लेखक कहते हैं अचानक नवाब साहब ने उन्हें संबोधित किया, आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? क्योंकि वो एक नवाब है तो उनका तरीका जो है वो बहुत ही अलग है बाकी लोगों से। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक कहते हैं कि मुझे नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, यानी कि जो अभी तक बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे, बिल्कुल भी बात करने को नहीं कतरा रहे थे, खिड़की से बाहर झांके हुए थे, नजरें चुरा रहे थे, उनका इस तरह से अचानक भाव परिवर्तन लेखक कहते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। नवाब जवाब दिया, शुक्रिया काबिला शौक फरमाए। लेखक कहते हैं कि हमने भांप लिया कि आप शराफत का गुमान पहनाए, यानी कि जब हम दूसरों को पहले ऑफर करते हैं तो ये बहुत ही शराफत की बात मानी जाती है, बहुत ही गुड मैनर माना जाता है। तो लेखक कहते हैं कि आप इस तरह के काम करके शायद हमें भी मामूली लोगों की हरकत, क्योंकि वो भी नवाब हैं और लेखक भी बहुत ही अच्छे लेखक हैं, बहुत ही अच्छे नवाब हैं, तो लेखक कहते हैं कि हमें भी मामूली लोगों की हरकत में आप लथेड़ लेना चाहते हैं, यानी कि जो आम लोगों की हरकतें हैं वो आप हमसे भी करवाना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं उन्होंने जवाब दिया, शुक्रिया काबिला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखकर तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे क्योंकि वो नवाब है तो उनका जो अंदाज है वो भी नवाबी है, तो उन्हें खीरे, यहाँ पर लेखक ने बहुत ही बड़ा व्यंग किया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी सत्ता जो है चली जाती है लेकिन उनकी जो आन है वो फिर भी नहीं जाती, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सारी चीजें बची हुई रहती हैं। तो लेखक भी यही कहते हैं कि उन्होंने जो खीरे को काटने से लेकर खीरे को धोने से लेकर जो काम वहां पर किया वो बहुत ही अलग तरीके से किया, यानी कि बहुत ही शांत तरीके से किया। तो लेखक यहाँ पर उन पर बहुत ही बड़ा व्यंग कर रहे हैं कि दोनों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झांक निकाला, फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छिलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल के तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए
जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीन से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी और उनकी प्रत्येक भावभंगिमा जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तो जब हम खीरा काटते हैं, उस पर नमक मिलाते हैं, उसकी एक अलग ही खुशबू होती है, एक अलग ही स्वाद उसका होता है। तो यहाँ पर लखनऊ स्टेशन पर जिस तरह से खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल के तरीकों को जानते हैं, यानी कि यहाँ पर लेखक ने बहुत ही बड़ा व्यंग किया है कि जिस तरह से लखनऊ के स्टेशन पर खीरा बेचने वाले जो लोग होते हैं वो खीरे के इस्तेमाल के तरीकों को जानते हैं और ग्राहक के लिए जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया हाजिर करते हैं, यानी कि ग्राहक को ऑफर करते हैं, देते हैं। तो ठीक उसी तरह नवाब साहब ने भी खीरे को छीला, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे काटा, उसकी फांकों को सजाया और उन पर नमक, जीरा मिला हुआ नमक बुरका और जो लाल मिर्च का जो पाउडर था वो उनके पर डाला और इसके बाद उनकी जो भाव भंगिमा थी, जो इस कार्य में उनके जो चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहे थे, उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, उससे लगता है कि उनका जो मुख है वो खीरे के रसास्वादन की कल्पना से, कि खीरा अगर हम खा लेंगे, उसका रसास्वादन कर लेंगे, उसकी कल्पना से उनका मुख जो है प्लावित हो रहा था, यानी कि रस से भर रहा था। जब आपको आपकी किसी फेवरेट डिश का नाम आपके सामने लिया जाता है, अगर कहा जाए कि आप जलेबी खाएंगे, आप समोसे खाएंगे, तो क्या होता है, अगर आपको ये सारी चीजें पसंद होती हैं तो आपके मुंह में लार निकलने लगती है, आपकी ग्रंथियां जो है, लार ग्रंथियां हैं जो है, उनसे लार निकलने लगती है और मुंह में पानी भरने लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन जो है वो लेखक कहते हैं कि उनके साथ हो रही है, जो वहां पर नवाब साहब बैठे हुए हैं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो लेखक कहते हैं कि अब हम अपनी कनखियों से देख रहे थे, अपने आंख के कोनों से देख रहे थे कि मियाँ जो है वो रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब लेखक कहते हैं, फिर से नवाब साहब ने उनकी तरफ खीरा ऑफर किया, उनको खीरा ऑफर किया और कहा कि वल्लाह, शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने खीरे के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने खीरे का जो लखनऊ के बालम खीरे यानी कि प्रसिद्ध खीरे के बारे में बताया। मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। लेखक कहते हैं कि मिर्च बुरकने के कारण, नमक और मिर्च बुरकने के कारण जो खीरे की फांके थी, पनियाती फांके, पनियाती यानी कि जब आप किसी चीज पर नमक डाल देते हैं, अगर आप सैलेड काटते हैं या आप कोई भी सब्जी जो होती है उस पर आप अगर नमक बुरक देंगे तो वो सारा पानी छोड़ने लगता है। तो इसी तरह से अब खीरा भी हल्का हल्का पानी छोड़ रहा है, पानी में डूबा हुआ है, हल्का हल्का पानी उससे निकल रहा है। तो ऐसी पनियाती फांके देखकर लेखक कहते हैं पानी तो जरूर मुंह में आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, क्योंकि पहले तो इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। लेखक कहते हैं मुंह में पानी तो खूब आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि पहले मना कर चुके थे तो दूसरी बार अपने आत्मसम्मान को बचाना जरूरी था। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाएं। तो लेखक ने
अपना पेट खराब होने का बहाना यहाँ पर किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा पहले मना कर चुके हैं अगर आप खाएंगे तो हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो उन्होंने फिर से जवाब दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, धन्यवाद, इस समय मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है। मैदा भी जरा कमजोर है, यानी कि जो पेट है वो भी जरा कमजोर हो रखा है, किबला शौक फरमाए, यानी कि आप प्लीज आप खाएं। नवाब साहब ने सतृष्णा आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फांक उठाकर ओटो तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। अगर आप किसी चीज को स्मेल करते हैं, किसी चीज को सूंघते हैं, तो क्या होता है, आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। जब वो बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, आपके मन को भाती है, तो क्या होता है कि स्वयं के स्वयं आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो बिल्कुल नवाब साहब के साथ भी वही हुआ। नवाब साहब ने अपनी जो खीरे की फांकें थी उन्हें अपने हाथ में उठाया और उसे बड़े स्वाद के साथ सूंघा और मुख में भर आए पानी का घूंट गले से उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो ये सब नवाब साहब ने क्यों किया? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नवाब होते हैं, जो पहले लोग हम पर अधिकार करते हैं, अगर उनकी सत्ता भले ही छिन जाए, लेकिन क्या होता है कि उनकी जो एक आन है वो बहुत धीरे धीरे जाती है या फिर कई बार नहीं जा पाती है। तो उनका जो एक था कि अगर इन्होंने मेरे खीरे को नहीं खाया तो मैं इस खीरे को कैसे खा सकता हूँ। इसी कारण उन्होंने खीरे का पूरा स्वाद लिया, उससे मुंह में आए हुए पानी को गले से घूंटा और तब नवाब साहब ने उस फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक देते थे। जो बार बार फिर वो उसी चीज को रिपीट करने लगे, क्योंकि उन्होंने खीरे की बहुत सारी फांकें बनाई थी, बहुत सुंदर, बहुत लजीज, जिनसे मुंह में पानी आ रहा था, जीरे का नमक उस पर डाला हुआ था। तो जो नवाब साहब थे, क्योंकि उनकी जो शान थी, क्योंकि अगर उनके सामने वाले ने इस खीरे को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो इसे कैसे खा सकते हैं। इसी कारण उन्होंने खीरे की सभी फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन किया, यानी कि बहुत ही ज्यादा ललचाकर, बहुत ही ज्यादा लालच में आकर, बहुत ही ज्यादा प्रेम से उसका रसा स्वादन किया और फिर उसको खिड़की से बाहर फेंकते गए। यानी कि सारी जो फांकें थी खीरे की, वो एक एक करके खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से नवाब साहब ने अपनी जो नवाबी जो शान है उसके लिए खीरे की फांकों को उन्होंने का रसा स्वादन करके उन्हें बाहर खिड़की से फेंक दिया। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग चीजें इस पार्ट में हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।